स्पेस। ऐसा लगता है कि ये कभी खत्म नहीं होगा, मगर ऐसा है क्या? हो सकता है कि हमारे ब्रह्मांड के किसी कोने में कोई ऐसी जगह हो जहां कुछ नहीं में बदल गया हो। साइंटिस्ट अब हमारे ब्रह्मांड के दूर दराज के इलाके में खोजबीन कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे स्पेस की शेप पता लगाना चाहते हैं। अब उन्हें कुछ ऐसे चौंकाने वाले सबूत मिलने लगे हैं जिनसे पता लगता है कि एक ऐसी जगह है जहां ब्रह्मांड न सिर्फ खत्म होता है बल्कि उसके पार भी कुछ छुपा बैठा है, शायद एक बिल्कुल अनजान एलियन। स्पेस, टाइम और खुद जीवन। जानिए ब्रह्मांड के रहस्यों को थ्रू विज्ञान शो। अक्सर हमारे सामने एक बिल्कुल नया आइडिया आता है और वो हमारे अपने वजूद के बारे में ही हमारी सोच बदल देता है। 1543 में निकोलस कोपर्निकस ने साबित किया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। 1920 के दशक में एडविन हबल ने देखा कि ब्रह्मांड की सारी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, और जिससे ये कहा जाने लगा कि हमारा ब्रह्मांड हमेशा से यहाँ नहीं था, बल्कि वो एक जबरदस्त विस्फोट से पैदा हुआ था, बिग बैंग से। अब एक और बहुत बड़ा बदलाव सामने आने वाला है। हम बड़े लंबे समय से यही मान रहे हैं कि ब्रह्मांड साइज में इनफाइनाइट है, मगर अब कुछ कॉस्मोलॉजिस्ट मानने लगे हैं कि नहीं, ब्रह्मांड तो फाइनाइट है। कुछ तो ये भी मानते हैं कि उन्हें उसकी शेप मालूम है। अगर हमें सचमुच ब्रह्मांड का छोर मिल गया तो हमारे सामने एक बड़ा ही मुश्किल और चौंकाने वाला सवाल खड़ा होगा कि आखिर उस छोर के पार क्या है। स्कूल से घर लौटते वक्त मैं अक्सर एक दीवार के पास से गुजरता था। वो मेरी लंबाई से दुगनी ऊंची थी। मैं उसके पार नहीं देख सकता था, मगर मुझे उसके पार से आने वाली अजीब सी आवाज जरूर सुनाई देती थी। मेरा दिमाग यही सोचता था कि उसके पीछे क्या हो सकता है, कोई जंगली जीव, गुंडे बदमाश, या फिर कोई बड़ा ही डरावना दानव। मैं अपने कान दीवार से सटाकर अंदाजा लगाता था कि वो आवाजें किसकी हो सकती हैं, मगर मुझे कभी भी पता नहीं लग पाया और मेरी हैरानी बरकरार रही। नील कॉनिश एक कॉस्मोलॉजिस्ट है जो खूबसूरत आसमान के देश मोंटाना में काम करते हैं। वहां तो बस एक ही दीवार है, वो बार जो उनके घोड़ों को बाहर भागने से रोकती है। नील उन थिंकर की लंबी लाइन में से एक है जो ये मानते हैं कि ब्रह्मांड का साइज निश्चित है। इसके बारे में सबसे पहले बताया था ग्रीक फिलोसोफर किंग आर्किटस ने। ग्रीक फिलोसोफर आर्काइटस ने इस बात की बहस छेड़ी थी कि हमारा ब्रह्मांड इनफाइनाइट क्यों है। उन्होंने कहा कि मुझे अगर ब्रह्मांड के छोर पर जाना है और मैं अपनी बड़ी छड़ी को यहाँ रखता हूँ तो ये ब्रह्मांड का छोर हो जाएगा, और अगर मैं अपनी छड़ी को यहाँ से यहाँ ले आता हूँ तो ये ब्रह्मांड का नया छोर हो जाएगा। अब अगर मैं अपनी छड़ी को यहाँ से यहाँ तक ले आता हूँ तो ब्रह्मांड का छोर ये हो जाएगा। इस तरह से ब्रह्मांड इनफाइनाइट है। आर्किटस का वो मेटल गेम करीब 2000 साल तक साइंटिफिक फिलॉसफी बना रहा। हमारा ब्रह्मांड शायद बहुत बड़ा है और वो शायद हमेशा से है, मगर अब उस फिलॉसफी को चुनौती दी जा रही है। एक इनफाइनाइट ब्रह्मांड के साथ समस्या यह है कि वो सिर्फ स्पेस में ही नहीं बल्कि टाइम में भी इनफाइनाइट है। उसकी कोई शुरुआत नहीं है और तारे भी इसमें इनफाइनाइट हैं। ऐसे में आसमान तो बिल्कुल सफेद हो जाएगा और वो इतना चमकीला और चटक होगा कि हमारी आंखें चौंधिया जाएंगी। मगर रात के आसमान में हमें ऐसा कुछ नहीं दिखता। हमें यहाँ वहाँ तारे नजर आते हैं और उनके बीच घना अंधेरा होता है। इससे हमें एक बात पता लगती है, ये बताता है कि हम ऐसे इनफाइनाइट ब्रह्मांड में नहीं रहते जो इनफाइनाइटली पुराना है। हमारे इस अंधेरे आसमान से ही हमें ब्रह्मांड के बारे में ये रेवोल्यूशनरी आइडिया मिला कि ये हमेशा से यहाँ नहीं था। वो पल जब हम आज जो भी स्पेस या मैटर देखते हैं
वो वजूद में आए और वो एक पॉइंट से फैले। मगर बिग बैंग ने ब्रह्मांड का छोर ढूंढने वाले एस्ट्रोनॉमर्स के लिए एक समस्या खड़ी कर दी, क्योंकि विशाल स्पेस में एक से दूसरी जगह तक जाने के लिए लाइट को वक्त लगता है। इसलिए एस्ट्रोनॉमर हमेशा से वक्त में पीछे ही देखते हैं और एक वक्त ऐसा आता है जब टाइम ही खत्म हो जाता है। जब हम रात के आसमान में तारों को देखते हैं तब वो हमें कई साल पहले के रूप में नजर आते हैं। करीब के तारे शायद कुछ साल पुराने रूप में हों। अगर हम गैलेक्सी में देखें तो हमें कई हजार साल पुराने तारे नजर आते हैं, और अगर हम और पीछे जाएं तो हमें कई 100 साल पुरानी गैलेक्सीज दिखती हैं, और उसके आगे कोई गैलेक्सी ही नहीं होती। 1300 करोड़ साल पहले तक तो हमने देख लिया है, मगर वो बिग बैंग के बाद का आफ्टर ग्लो है। उसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं, और वो उस वक्त की तस्वीर है जो दिखाती है कि बिग बैंग के 4 लाख साल बाद ब्रह्मांड कैसा दिखता था। उस वक्त ब्रह्मांड में गर्म गैसें भरी थी, गर्म प्लाज्मा भरा था, लाइट कहीं जा नहीं सकती थी, इसलिए हम उसके पार नहीं देख सकते थे, वैसे ही जैसे हम सूरज में नहीं देख सकते। ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड वो बैरियर है जो हमारे विजन को रोक देता है। हो सकता है कि उसके पीछे ब्रह्मांड का एक छोर हो, या शायद ब्रह्मांड उससे भी आगे दूर तक गया हो, मगर हमारे टेलीस्कोप चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो गए हो, हम वहां तक नहीं देख सकते। मगर ब्रह्मांड के छोर का पता लगाने का एक और तरीका भी हो सकता है। जाना लेविन एक थियोरिटिशियन है जो कुछ कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस की मदद से साइंस के कुछ बड़े ही मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढ रही है। ये बात शायद आपको बड़ी अजीब सी लगे कि एस्ट्रॉइड्स जैसे खेल से भी हमें ब्रह्मांड के बारे में पता लग सकता है, मगर इस खेल का एक नियम है कि गेम से ही एक दुनिया बनानी है, और ये बात समझ में आती है। इसमें अगर आप ऊपर से बाहर निकलते हैं तो नीचे से फिर से अंदर आ सकते हैं, या बाईं ओर से निकलते हैं तो दाईं ओर से अंदर घुस सकते हैं। इस नियम से वो स्पेस बनता है जिसमें हम खेल रहे हैं, एक फाइनाइट स्पेस। हम मानते हैं कि ब्रह्मांड के लिए भी ऐसे ही कुछ नियम हैं। आज कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि अगर हमारा ब्रह्मांड फाइनाइट है तो उसके छोर भी आपस में जुड़े होंगे, और तब पूरा ब्रह्मांड भी एस्ट्रॉइड के एक विशाल गेम जैसा होगा। पृथ्वी का भी कोई छोर नहीं है, मगर वो इनफाइनाइट भी नहीं है। अगर हम उस स्पेस को मोड़ दें तो ये कुछ ज्यादा ही नेचुरल लगेगा। मसलन अगर मैं इस मेन्यू को मोड़ दूं और इसके ऊपर भी एस्ट्रॉइड गेम के नियम लगा लूं तो क्या होगा? मैं ऊपर से निकल सकती हूँ और नीचे से वापस अंदर जा सकती हूँ। इस मेन्यू को लपेटने और इसके छोर को चिपकाने के बाद ठीक ऐसा ही होगा। अब मैं इस मेन्यू को और मोड़ती हूँ और अब इन सब मेन्यू के दोनों किनारों को भी चिपका देती हूँ। इस तरह से ये एक बैगल बन जाएगा, न्यूयॉर्क का क्लासिक बैगल। और बैगल को किनारों से सिर्फ एक सिलेंडर की तरह नहीं जोड़ा जाता, बल्कि पलटकर उसके दूसरे छोरों को भी जोड़ा जाता है। हालांकि इस बेगल की सतह बिल्कुल फाइनाइट है, मगर स्पेस में रहने वाला कोई जीव कभी इसके छोर तक नहीं आ सकता, इसलिए उसे ये बाउंडलेस और इनफाइनाइट लगता है। अगर हम ब्रह्मांड के अंदर रहते हैं तो उसके बाहर नहीं जा सकते। हम अपने 3 डायमेंशनल ब्रह्मांड के बाहर कोई और डायमेंशन देख ही नहीं सकते हैं। उसे कर पाना बहुत मुश्किल है, मगर हम यहाँ भी एस्ट्रॉइड्स गेम के नियमों को लागू कर सकते हैं। फिर हम तीनों डायमेंशंस के 3 नियमों के साथ एक और नियम जोड़ सकते हैं। पीछे वाले हिस्से से बाहर निकलो, सामने वाले से अंदर जाओ। अगर हम एक कॉस्मिक एस्ट्रॉइड्स क्यूब में रहते हैं तो उसके किनारों का पता लगाने का एक तरीका है। उसके लिए हमें किसी स्पेसशिप में एक से दूसरे किनारे पर नहीं जाना होगा, बल्कि एक जगह खड़े रहना होगा और लाइट को ब्रह्मांड के चारों ओर सिमटते देखना होगा। अगर मान ले कि ब्रह्मांड इस कमरे के जितना बड़ा है और आप इसके बीच में हाथ में एक लालटेन लेकर खड़े हैं, हमारे पीछे से निकलने वाली लाइट इस दीवार से टकराकर दूसरी तरफ से कमरे के अंदर आ जाएगी। ऐसे में आपको अपनी पीठ की परछाई सामने वाली दीवार पर नजर आएगी। अगर आप दाईं ओर देखेंगे तो लाइट बाईं ओर से आती नजर आएगी। ऐसा लगेगा जैसे ये कमरा आईने में बदल गया है। आप चाहे जिस दीवार पर देखेंगे आपको अपना ही अक्स नजर आएगा। जब हम रात के आसमान को देखते हैं तब हमें आईनों वाले ये हॉल नहीं नजर आता, मगर ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि लाइट को इसका चक्कर लगाने में कई 100 करोड़ साल लग जाते हैं। स्पेस और टाइम का इतने बड़े पैमाने पर होने का मतलब है कि वहां दिखने वाले अक्स एक जैसे नहीं हो सकते। आप मान लीजिए कि यह बाड़ा हमारा ब्रह्मांड है। इस बाड़े के कई इनफाइनाइट ब्रह्मांड हो सकते हैं।
और उससे हमें यही लगेगा कि हम एक और इनफाइनाइट स्पेस में रह रहे हैं। लेकिन अगर ये बाड़ा यहाँ से 30 प्रकाश वर्ष दूर हो और मैं वहाँ देखूँ तो खुद को वैसा नहीं देख सकता जैसे अभी देख रहा हूँ। तब मैं खुद को एक 10 साल के बच्चे जैसा दिखूंगा, क्योंकि मैं 30 साल पीछे देख रहा हूँ। हमारी मिल्की वे करीब 1300 करोड़ साल की है। ये करीब करीब उसी वक्त से है जब से ब्रह्मांड है। तो क्या हमारी मिल्की वे की एक डिस्टेंट इमेज भी रात के आसमान में कहीं छुपी है और वो ऐसी दिख रही है जैसे 500 से 1000 साल करोड़ पहले थी? अगर ऐसा है तो हम उस जवान ट्विन को पहचानेंगे कैसे? इस साइंटिस्ट को लगता है कि हमारा ब्रह्मांड भी आइनों का हॉल है और ब्रह्मांड फाइनाइट भी। इन्हें इसका साइज और इसकी शेप भी मालूम है। आप ये मान लीजिए कि पूरा ब्रह्मांड इस कमरे जितना बड़ा है। स्पेस उसके चारों ओर लिपटा है, जिससे हर दीवार सामने वाली दीवार के लिए एक पैसेज वे है। अगर मैं चारों ओर देखूं तो मुझे अपना टूटा फूटा चेहरा नजर आएगा, जैसे एक की कई कॉपीज। फिर हर वर्जन वक्त में पीछे चला जाएगा, बीते हुए टाइम में। तो क्या हमारा ब्रह्मांड सचमुच आइनों का हॉल है? एस्ट्रोनॉमर्स तो कई साल से गैलेक्सीज के रिपीटिंग पैटर्न्स देख रहे हैं। उन्हें तलाश है ब्रह्मांड के छोर की, मगर वो उन्हें आज तक नहीं मिला। जॉन पियर लुमिनेट पेरिस ऑब्जर्वेटरी के एक सीनियर साइंटिस्ट है। ये बचपन से ही ब्रह्मांड की शेप को लेकर फैसिनेटेड है। मुझे बचपन से ही कुदरत की बनाई शेप बहुत पसंद है। हम तो ये भी मान सकते हैं कि जिस तरह से स्पाइरल वाला गोंगा होता है, वैसे ही स्पाइरल गैलेक्सीज भी हैं। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल है कि ये शेप हमें आसमान में क्यों नहीं दिखती? जॉन पियर के मन में ब्रह्मांड की शेप का पता लगाने का जुनून जागा। एल्बर्ट आइंस्टाइन की उस बेमिसाल थियरी के बाद उनके रिलेटिविटी की थियरी से साफ था कि स्पेस एक फ्लेक्सिबल फैब्रिक है जिसकी शेप को डिफॉर्म किया है मैटर और एनर्जी ने। आइंस्टाइन मानते थे कि ब्रह्मांड एक फ्लैट शीट है जो इन्फिनिटी की ओर स्ट्रेच कर रहा है, मगर ये भी तो हो सकता है कि फाइनाइट हो और अपने आप में ही सिमटा हो। जॉन पियर को लगा कि वो एक फाइनाइट और इनफाइनाइट ब्रह्मांड के बीच फर्क बताने के लिए एक बड़े से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ब्रह्मांड के तौर पर ले सकते हैं। हमें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड से ब्रह्मांड की आज से 1370 करोड़ साल पहले की तस्वीर मिलती है। एक गर्म लिक्विड जो बिग बैंग के आफ्टर शॉक से वाइब्रेट कर रहा था, वैसे ही जैसे बाथटब में पानी के बुलबुले निकलते हैं। देखा जाए तो ब्रह्मांड भी कई लिहाज से एक पियानो या ड्रम की तरह वाइब्रेट करता है। मिसाल के तौर पर ये बिग बैंग जैसा है। ये कई तरह की हार्मोनिक्स का एक कॉम्प्लिकेटेड मिक्सचर है। ठीक है, इसमें हमारे पास हैं कुछ फंडामेंटल हार्मोनिक्स जिनसे पिच मिलता है, और उसके बाद हैं कुछ और हार्मोनिक्स। जाहिर है हम जो आवाज सुनते हैं वो इन सब का मिक्सचर होती है, इन सारी हार्मोनिक्स का। मगर हम कितने हार्मोनिक्स सुन पाते हैं ये पियानो के साइज पर डिपेंड करता है। किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का साइज फाइनाइट होता है और इसके स्ट्रिंग भी उस स्ट्रिंग की साइज की वो वेवलेंथ के हिसाब से ही वाइब्रेट करते हैं। अगर हम ये देखें कि हमारा ब्रह्मांड भी ज्यादा बड़ी वेवलेंथ पर वाइब्रेट नहीं कर रहा, तो उसका साफ मतलब है कि उसका साइज फाइनाइट है। जब जॉन पियर ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के रिपल्स को एनालाइज किया, तब उन्हें पता लगा कि लंबी वेवलेंथ वाली रिपल्स वाकई गायब है। इस बात ने हमें भी चौंकाया था, क्योंकि कई वेवलेंथ फ्लक्चुएशन और लो टोन्स गायब थे। वो लो नोट्स जो कुछ इस तरह के हैं, ओके, वो कॉस्मिक म्यूजिक से गायब थे। जॉन पियर को म्यूजिक से जुनून है, हद तक लगाव है, और इससे ही उन्हें पता लगा कि ब्रह्मांड शायद फाइनाइट है, मगर उसकी शेप कैसी हो सकती है। जॉन पियर कई महीने तक उस फाइनाइट ब्रह्मांड की अलग अलग शेपों का
बड़ी बारीकी से अंदाजा लगाया उस शेप का जिसमें बिल्कुल उस तरह के कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की वाइब्रेशंस हो रही हों, और अंत में उन्हें परफेक्ट फिट मिल भी गया। ये है 12 साइडेड डोडेकाहेड्रन, एक फुटबॉल। मेरे हाथ में 2 तरीके के डोडेकाहेड्रॉन है। पहला तो एक आम डोडेकाहेड्रॉन है जिसमें 12 पेंटागोनल फेसेस को एक सिमेट्रिकल मैनर में जोड़ दिया गया है। हम इस फिगर को तो जमाने से पहचानते हैं, आप भी देख सकते हैं कि ये पेंटागन बिल्कुल फ्लैट है, ओके। मगर यहाँ इस स्फीयर पर अलग किस्म की टाइलिंग है। ये देखिए, ये पेंटागन मुड़े हुए हैं, ओके। इसे हम स्फेरिकल डोडेकाहेड्रॉन कहते हैं। अगर जॉन पेयर का अंदाजा सही है तो ब्रह्मांड की शेप 6 साइड वाले एस्ट्रॉइड्स गेम क्यूब से तो कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड की 12 साइड्स है और उसका हर फेस सामने वाले पेंटागन से मिलता है। मगर यहाँ भी एक ट्विस्ट है। ये देखिए, ये छोर भी इसके सामने वाले छोर जैसा ही है। अगर कोई यहाँ तक आता है तो वो दूसरी तरफ से अपने स्पेस में जा सकता है, मगर उसे साथ में 36 डिग्री पर घूमना पड़ेगा। अगर ब्रह्मांड भी पृथ्वी से थोड़ा ही बड़ा डोडेकाहेड्रॉन है तो लाइट उसमें बड़ी तेजी से जाएगी और हमें आसमान में अलग अलग जगह पर पृथ्वी की दर्जनों ट्विस्टेड कॉपीज नजर भी आएंगी। लेकिन अगर जॉन पेयर डोडेकाहेड्रॉन के छोर एक दूसरे से कई हजार करोड़ प्रकाश वर्ष दूर हुए तो उनसे निकलने वाले फेंट रिफ्लेक्शंस बड़े से बड़े एस्ट्रोनॉमर की नजरों से बच निकले हो, और अगर वो पृथ्वी से 1370 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी से ज्यादा हुए हो, हमारी नजरें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के उबलते सूप के पार देख भी नहीं सकते। जैसे ही जॉन पेयर ने अपने नतीजों का ऐलान किया, नील कॉलिश उनके उस विशाल फुटबॉल के निशान ढूंढने लगे। ये नासा के स्पेसक्राफ्ट WMAP से जुड़े एक बड़े अहम साइंटिस्ट हैं जो पिछले 5 साल से बड़ी बारीकी से कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की तस्वीरें ले रहा है। ये डोडेकाहेड्रन पर बेस्ड ब्रह्मांड का एक मॉडल है। इसके अंदर एक बलून है जो हमें नजर आने वाले ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर ये ऐसा होगा जिसमें बलून काफी छोटा है, तब उस स्पेस में हमें कोई ऐसे निशान नहीं मिलेंगे जिनसे लगे कि हम एक फाइनाइट ब्रह्मांड में रह रहे हैं। लेकिन अगर हमें नजर आने वाला ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि उसके किनारे डोडेकाहेड्रन के किनारे से छू रहे हैं, तब वो लाइट बड़ी आसानी से यहाँ वहाँ जाएगी और वो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगी। अब हमारे पास माइक्रोवेव आसमान में उसी तरह के मैचिंग सर्कल्स हैं जहाँ 2 स्फीयर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके सर्कल बनाते हैं। ये सर्कल नीचे वाले सर्कल से मैच कर रहा है। हमने WMAP सैटेलाइट से मिले माइक्रोवेव बैकग्राउंड डेटा को देख लिया है, मगर हमें वहां मैचिंग सर्कल्स का वो पैटर्न नहीं मिला। मगर जॉन पेयर ने अपने फुटबॉल वाले ब्रह्मांड की बात से पीछे हटने को राजी नहीं हुआ। उनकी इस बात से एक जंग शुरू हो गई और वो दुनिया भर में फैल गई। लोग कड़ी मेहनत से काम करने लगे। दांव पर उस दुनिया का सच लगा था जिसमें हम रहते हैं, हम कहां से आए हैं और क्या हमारा ब्रह्मांड अकेला है। आइंस्टाइन ने कहा था कि सिर्फ 2 चीजें इनफाइनाइट हैं, ब्रह्मांड और इंसान की बेवकूफियां। मगर उन्होंने ये भी कहा था कि वो ब्रह्मांड के बारे में दावे से ऐसा नहीं कह सकते। अब हमें ऐसे सुराग मिलने लगे हैं कि शायद हमारा ब्रह्मांड हमेशा के लिए फैलता नहीं रहा। एक वक्त ऐसा भी आया था जब हम जिस ब्रह्मांड को जानते हैं वो था ही नहीं। ये एक डरा देने वाली सोच है। मगर इससे पहले कि हम ये जानने की कोशिश करें कि उस हद के पार आखिर क्या है, हमें जरूरत है सबूतों की। ग्लेन स्टार्कमैन क्लीवलैंड की केस वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में एक कनेडियन फिजिसिस्ट है। इन्होंने उस सबूत की तलाश में डेटा एनालिसिस को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। आप इन्हें इंफॉर्मेशन चंगी कह सकते हैं। कैनेडियंस के बारे में अक्सर मजाक में कहा जाता है कि अगर एयरपोर्ट पर बोर्ड लगा दिया जाए कि दाईं ओर फ्री सेक्स का मौका है और बाईं ओर सेक्स के बारे में फ्री इंफॉर्मेशन मिलेगी तो सारे बाईं ओर जाएंगे, मगर शायद मैं वैसा नहीं हूँ। ग्लेन पिछले साल से
WMAP प्रोब से मिले कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड डेटा की छानबीन कर रहे हैं। वो नील कॉर्निश के साथ जॉन पेयर लुमिनेट के इस प्रिडिक्शन की जांच कर रहे हैं कि ब्रह्मांड का आकार 12 साइडेड फुटबॉल जैसा है। मुझे अगर डोडेकाहेड्रन्स के सर्कल्स के वो पैटर्न मिल जाएं जिनके बारे में कहा गया है कि वो डोडेकाहेड्रन की छोटा होने पर बनते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। हमने उन्हें बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिले। मगर इनका अंदाजा है कि हमारे फुटबॉल वाले ब्रह्मांड के किनारे माइक्रोवेव बैकग्राउंड के मुकाबले ज्यादा करीब है, क्योंकि वो हमारे व्यू को रोकती है। ग्लेन को लग रहा है कि उन्हें ब्रह्मांड की छोर का पता लगाने का एक तरीका मिल गया है, भले ही वो हमारी देखने की सीमा के पार ही क्यों न हो। हमें इस बात को समझना होगा कि हम स्फेयर पर हॉट और कोल्ड स्पॉट्स की जो पैटर्न देख रहे हैं वो असल में क्या है। क्या ये वो साउंड वेव्स हैं जो उस वक्त से ब्रह्मांड में घूम रही हैं जब ये काफी छोटा था? तो हम इसे ड्रम के ऊपरी हिस्से को स्ट्रेच करना जैसा मान सकते हैं। इसका मतलब है कि जब ये स्ट्रेच कर रहा था तब उस वक्त ये ड्रम को थोड़ा वाइब्रेट भी कर रहा था। अलग अलग आकार के ड्रमों की तरह अलग अलग आकार के ब्रह्मांड भी शुरुआती ब्रह्मांड पर अलग अलग तरह के पैटर्न बना रहे हैं। अब हम एक काम करते हैं कि अलग अलग तरह के शेप और साइज के ड्रम लेकर देखते हैं। हमारे पास ये एक स्पेक्ट्रम एनालाइजर है, तो टॉम ने इसे सेट कर रखा है और जब भी हम कोई आवाज करेंगे तो हमें एक कंप्यूटर स्क्रीन पर उसके निशान नजर आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस ड्रम से। और अब बजाते हैं ये हार्ट शेप ड्रम। यकीनन इसकी आवाज थोड़ी अलग थी। और अब बारी है स्टार शेप्ड ड्रम की। जब हमने उन तीनों छोटे छोटे ड्रम्स के पैटर्न्स को सुपर इम्पोज किया तब हमें दिखा कि वो एक जैसे नहीं है। सबके पैटर्न्स अलग अलग हैं और हम साफ देख सकते हैं कि तीनों के पैटर्न्स कैसे हैं। इसी तरह से हम एक स्पेक्ट्रम एनालाइजर की मदद से ब्रह्मांड की अलग अलग आवाजों को देखकर ये अंदाजा लगाना चाहते हैं कि ब्रह्मांड की शेप कैसी है। ग्लेन के एनालिसिस में इतनी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है कि इन्हें लगता है कि सही जवाब पाने में शायद कई साल लग जाए। अगर हमें ज़ॉपियर का डोडेकाहेड्रन मिल गया तो हमें बहुत खुशी होगी। वो वैसा ही होगा जैसा ये पता लगाने पर हुआ था कि पृथ्वी फ्लैट नहीं है, गोल है। मगर ये साइंटिस्ट तो इस बड़े सवाल का जवाब पाने के लिए डेटा मिलने का भी इंतजार नहीं करना चाहते। एंडी एल्ब्रेक्ट यूसी डेविस में एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट है। ये दावे से कह सकते हैं कि ब्रह्मांड फाइनाइट है। ये तो ये भी मानते हैं कि इन्होंने इसके साइज का अंदाजा लगा लिया है। एंडी ने बिग बैंग के बाद के पलों की स्टडी की, जब ब्रह्मांड एनर्जी का एक बेतरतीब गोला था। अचानक ही इन्फ्लेशन का प्रोसेस शुरू हो गया। उसने ब्रह्मांड को बड़ी तेजी से फुलाना शुरू किया और वो करीब 1,00,000 गुना बड़ा हो गया। सेकंड के कुछ ही भाग मात्र सारा स्पेस और मैटर फैल गया। ज्यादातर साइंटिस्ट मानते हैं कि वो इन्फ्लेशन आज भी हो रहा है। जब हम इन्फ्लेशन के तरीके के बारे में सोचते हैं तो उससे लगता है कि हमारा ब्रह्मांड इनफाइनाइट है। इन्फ्लेशन कभी खत्म नहीं हो सकता। मैंने जब इसके बारे में बहुत ध्यान से सोचा कि उस इन्फिनिटी का मतलब क्या है, तो मुझे यही लगा कि शायद उसका कोई मतलब नहीं है। फिर एंडी ने एक नई थियरी इन्फ्लेशन विदाउट इन्फिनिटीज पर काम करना शुरू कर दिया। इसका दिमाग चकरा देने वाला मैथमेटिक्स हमारे आज के ब्रह्मांड के बनने के पहले के फिजिक्स के नियमों को डील कर रहा था, मगर उसके कोर में आकर सब कुछ बुलबुले में बदल गया। एक रैंडम प्रोसेस से वो बुलबुला बना जो आज हमारा ब्रह्मांड है। अब मैं भी उस रैंडम प्रोसेस से बुलबुले बना रहा हूँ। इन्फ्लेशन का ट्रेडिशनल नजरिया तो यही है कि बुलबुला लगातार फूलता ही जाएगा, मगर एंडी ने किंडरगार्टन में जो सबक सीखे थे उससे ये जानते हैं कि ऐसा होता नहीं है। एक हद तक बुलबुले के बाद बुलबुले फट जाते हैं। एंडी मानते हैं कि इन्फ्लेशन भी उस वक्त रुक गया होगा जब ब्रह्मांड एक खास साइज तक पहुंच गया था, और इनकी ये पायनियरिंग थियरी उस साइज के बारे में बताती है। ब्रह्मांड उस साइज से करीब 20% बड़ा है जो आज हम देख रहे हैं।
जब मैंने इन आइडियाज पर पहली बार सोचना शुरू किया तब लगा कि इन्फिनिटी से इतनी छोटी चीज तक पहुंचना बड़ा ही मुश्किल काम है। उस चीज तक जो बहुत कम बड़ी है उससे सिर्फ 20% ही बड़ी है, जिसे हम आज अपने चारों ओर देख रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगा कि मैं रिस्ट्रिक्ट हो गया। लेकिन अगर एंडी की नई थियरी सही है और वाकई इन्फ्लेशन लगातार नहीं हो रहा, तो जाहिर है कि हमारा ब्रह्मांड कुछ ऐसा नजर आएगा। एक बड़ा सा बुलबुला जिसके चारों ओर ढेर सारे छोटे छोटे बुलबुले हैं। ज्यादातर कॉस्मोलॉजिस्ट तो यही मानते हैं कि हमारे नजर आने वाले ब्रह्मांड में गैलेक्सीज के बराबरी से फैलने की वजह इन्फ्लेशन ही है। मगर ब्रह्मांड में कई जगह ऐसी भी होंगी जहां कभी इन्फ्लेशन हुआ ही नहीं। अगर उनका पता लगा लिया तो आप ब्रह्मांड की उम्र का पता लगाने वाले पहले शख्स होंगे। रात के आसमान में तो लाइट का ये डांस जाने कब से चल रहा है। इसने इंसानों को हजारों सालों तक आकर्षित किया और उनसे ही देवता बने, मिथ बने और फिर साइंस भी बना। लेकिन अब हमें आसमान के कुछ अनोखे मूवमेंट्स के हिंट्स भी मिलने लगे हैं। अगर उनका पता कर लिया जाए तो वो इस बात की पुख्ता सबूत होंगे कि ब्रह्मांड का छोर है। साशा कैशलिंस्की नासा के एस्ट्रोनॉमर हैं। इनका दावा है कि इन्हें आसमान में मूवमेंट का एक बड़ा ही अनोखा पैटर्न मिला और वो इतना अनोखा है कि वो भी ब्रह्मांड के बारे में हमारी सोच को उसी तरह से बदल देगा जैसे कभी बिग बैंग ने बदला था। हम अभी इस ग्लैंडेल गोल्फ कोर्स में हैं, जो नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के करीब है, और हम यहाँ पर बिग बैंग देखने आए हैं। चलिए पहले यही करते हैं। आप भी देख सकते हैं कि सारी गेंदें अपने म्यूचुअल सेंटर से दूर चली गई। आज जब एस्ट्रोनॉमिस्ट्स रात के आसमान को देखते हैं तो उन्हें एक्सप्लोसिव शुरुआत के बाद गैलेक्सीज का चारों ओर बराबरी से फैलना नजर आता है। मगर साशा ये पता लगाना चाहते हैं कि ये गैलेक्सीज कितनी तेजी से और किस डायरेक्शन में बढ़ रही है, ताकि इन्हें पता लग सके कि कोई शटल डिविएशन तो नहीं है। इन्होंने इसके लिए उसका इस्तेमाल किया जो तभी होता है जब गैलेक्सीज के झुंड आपस में टकराते हैं। उनके चारों ओर की गैसें करोड़ों डिग्री पर गर्म हो जाती है और जब कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की लाइट उन गर्म गैसों से गुजरती है तो वो थोड़ा सा ऑल्टर हो जाती है। उसमें कितना बदलाव आता है ये डिपेंड करता है इस बात पर कि गैसें और उसके बीच की गैलेक्सीज कितनी तेजी से बढ़ रही है। मगर वो बदलाव बहुत छोटा होता है और बैकग्राउंड के शोर में पूरी तरह से दब जाता है। उन गैलेक्सीज के हर अलग अलग झुंड के लिए ये मात्रा बहुत ही कम है और वो उस शोर के नीचे दब भी जाता है। अगर वो झुंड काफी बड़ा हो तो वो दबाव शोर को दबा भी सकता है, मगर ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल काम है। साशा ने बड़ी बारीकी से गैलेक्सी के झुंड की एक लिस्ट बनाई और मदद ली एक ऑर्बिटिंग एक्स-रे टेलीस्कोप की। इन्होंने जमीन पर लगे टेलीस्कोप से उनकी सही जगह का पता लगाया और फिर इन्हें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के साथ लाइन अप किया। जब हमने पहली बार वो नतीजे देखे तो हम भी चौंक गए। हमें इतनी हैरानी हुई कि हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या करना है। हमने 1 साल से ज्यादा वक्त तक उन डेटा की जांच की, हर बात को चेक किया, क्योंकि वो बात हमारी समझ में नहीं आ रही थी। साशा के डेटा से जो पता लगा वो यकीन के काबिल ही नहीं था। हर गैलेक्सी का झुंड वो आसमान में चाहे जहां भी था, ब्रह्मांड में एक ही तरफ बढ़ा जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक रहस्यमय अट्रैक्टर की ओर खींचे जा रहे हैं। नजर आने वाले छोर के पार उन्होंने उसे डार्क फ्लो कहा। हमने उसे डार्क फ्लो कहा क्योंकि ब्रह्मांड में मैटर की जो मात्रा हम जानते हैं उससे तो वो मुमकिन नहीं था। लेकिन अगर साशा को वो चीज नहीं दिखी जो गैलेक्सीज को एक तरफ खींच रही थी, तो फिर वो आखिर कैसे हो रहा था? इसका जवाब शायद ब्रह्मांड का छोर है। अगर आप दुनिया के किसी हिस्से में रहते हैं तो पहले तो आपको यही लगेगा कि दुनिया फ्लैट है, क्योंकि आप वही देख रहे हैं। लेकिन अगर आप उसे ज्यादा दूर से देखें तो आपको ये पता लगेगा कि आप जो देख रहे थे दुनिया उससे बिल्कुल अलग है।
जब से आइंस्टाइन ने ब्रह्मांड की बात की है तभी से कॉस्मोलॉजिस्ट मान रहे हैं कि वो एक पुटिंग ग्रीन जैसा है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। मगर डार्क फ्लो शायद ये बता रहा है कि हमारा ब्रह्मांड एक फाइनाइट स्पेस है, अजीबोगरीब इलाकों से घिरा हुआ। मतलब ये बिग बैंग भी एक फ्लैट सरफेस पर हुआ था। तो आइए अब हम दुनिया के दूसरे हिस्से में चलते हैं। ये गेंदें बिखर तो गई हैं, मगर इन्हें एक और वेलोसिटी मिली है जो सतह की ढलान से जुड़ी है। वो सारी गेंदें एक साथ बड़े सिस्टमैटिक तरीके से दुनिया के इस हिस्से में ढलान की ओर बढ़ी। साशा की गैलेक्सीज के ब्रह्मांड में एक तरफ होने वाले इस कलेक्टिव सिस्टमैटिक मूवमेंट वाली खोज ने कॉस्मोलॉजी को तंग कर दिया था और कुछ साइंटिस्ट ने तो इसे मानने से ही इनकार कर दिया था। मगर ये मोहतरमा मानती है कि डार्क फ्लो तो होना ही था और इनके आइडियाज तो साशा के आइडियाज से भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। ये मानती है कि इनके पास इस बात के सबूत है कि एक दूसरा ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड की ओर आ रहा है और उसे छूने लगा है। साइंटिस्ट को गैलेक्सी के एक रहस्यमय डार्क फ्लो का पता लगा जिससे वो ब्रह्मांड में एक ही तरफ बढ़ी जा रही थी। इसकी एक वजह तो यह हो सकती थी कि शायद सबसे दूर के तारे के पार हमारे ब्रह्मांड का एक हिस्सा हो जो उससे बिल्कुल अलग हो, जिसे हम जानते हैं। मगर उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, डार्क फ्लो उस दूसरे ब्रह्मांड का सबूत हो सकता है जो हमारे ब्रह्मांड की ओर बढ़ रहा है। और थियोरेटिकल फिजिसिस्ट लॉरा मेर्सिनी ह्यूटन भी यही मानती है। इस सोच के बीज तो कई साल पहले ही डाल दिए गए थे, जब इन्हें लगा कि इनके मन में ब्रह्मांड को लेकर एक सवाल है, एक बहुत बड़ा सवाल। उनके कैलकुलेशंस के हिसाब से तो ब्रह्मांड को होना ही नहीं चाहिए था। मुझे तो यही लगता है कि एक बिग बैंग से ब्रह्मांड शुरू होने के चांसेस कुछ 10 में से 1 हैं और उस 1 के बाद भी हमें 10 जीरो लगाने पड़ेंगे और उनके बाद 123 जीरो, और मतलब वो संभावना तो ना के बराबर है। हमें जब भी साइंस में ऐसा कोई जवाब मिलता है तो जो नामुमकिन सा लगने लगे या लगे कि ऐसा नहीं हो सकता, तब इसका मतलब यही होता है कि हमने बेसिक्स में ही कुछ बहुत बड़ी गलती कर दी है। मगर लॉरा के पास एक आइडिया है जिससे वो बिग बैंग को एक ऐसी अनोखी घटना बनने से रोक सकती है। उसे आप गैम्बलर्स हंच भी कह सकते हैं। अगर आप किसी स्लॉट मशीन पर खेल रहे हो तो उसमें जैकपॉट जीतने की उम्मीद 10 लाख में से 1 ही होती है और शायद दिन भर खेलने के बाद भी आप वो नहीं जीत पाए। लेकिन अगर सारी दुनिया में 700 करोड़ लोग भी अपने स्लॉट मशीन पर खेले तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं हर कुछ सेकंड पर जैकपॉट जीतेगा। लॉरा को लगा कि थियोरेटिकल फिजिक्स की एक ब्रांच से बिग बैंग को एक श्योर बेट बनाया जा सकता है, वो थी स्ट्रिंग थ्योरी। सच्चाई को समझने का ये नजरिया कहता है कि रियलिटी के आम 3 डायमेंशंस के अलावा स्पेस के साथ छिपे हुए और डायमेंशंस हैं जो आपस में इस कदर लिपटे हुए हैं कि हम उन्हें नहीं देख सकते। हम उन एक्स्ट्रा डायमेंशंस को लपेटना शुरू कर सकते हैं, उन 7 डायमेंशंस को, और उसके लिए कई तरीके भी हैं। स्ट्रिंग थियरिस्ट्स का कहना है कि सिर्फ एक ही 3 डायमेंशनल वर्ल्ड नहीं है, बल्कि इस तरह के कई 3 डायमेंशनल वर्ल्ड्स हैं। सच तो ये है कि स्ट्रिंग थियरिस्ट को लगता है कि इन डायमेंशंस को अरेंज करने के 10 to the power 500 पॉसिबल तरीके हैं। मतलब एक के पीछे लगे 500 जीरोस, वो हमारे बिग बैंग के ऑड्स के मुकाबले तो काफी बड़ी गिनती है। हम ब्रह्मांड के जन्म के बारे में कोई सवाल तभी पूछ सकते हैं जब एक मल्टीवर्स स्ट्रक्चर हो और हमारा ब्रह्मांड उसी से पैदा हुआ हो। एक ऐसा लैंडस्केप जिसमें कई पॉसिबल प्लेसेस हों और उस मल्टीवर्स से ही एक ब्रह्मांड पैदा हो सकता है। अगर इन लिपटे हुए डायमेंशंस के ये सारे बॉल्स एक एनर्जी साइट है तो इनमें से किसी एक में बिग बैंग होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती।
सच तो ये है कि ऑड्स इतने अच्छे हैं कि लॉरा ये शर्त भी लगा सकती है कि इस लैंडस्केप में कई बिग बैंग हुए और इसमें कई ब्रह्मांड भी है। आप इस मल्टीवर्स लैंडस्केप को अपनी कल्पना का एक सबसे बड़ा होटल मान सकते हैं। एक ऐसा होटल जिसमें 10 to the power 500 कमरे हैं। हर कमरे को एक मेहमान का इंतजार है। हर कमरा उस लैंडस्केप की एक एनर्जी साइट को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे लोगों की गिनती बहुत ज्यादा होगी जो उन कमरों में रहना चाहते हो। मैं एक कमरे में गई तो देखा कि उस एनर्जी साइट पर पहले से ही कोई है। जब कोई ब्रह्मांड उस एनर्जी साइट में पैदा होता है तब शुरू में उस एनर्जी साइट में कोई दूसरा ब्रह्मांड नहीं आ सकता। फिर मैं अगले कमरे में चली गई। आखिर में मुझे एक खाली कमरा मिला, मगर वो कमरा बहुत ज्यादा गर्म था और उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी थी। मगर उस कमरे में जाने के बाद मैं बाहर नहीं निकल सकती थी। दरवाजा बंद हो चुका था। इसी तरह से हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। लेकिन अगर हमारा ब्रह्मांड भी होटल के एक कमरे जैसा है तो क्या हम साथ वाले कमरे में रह रहे मेहमान का पता नहीं लगा सकते? वो दिमाग हिला देने वाला सबूत भी इस छोटे से ब्लू पैच जितना ही सटल है। 2007 में WMAP स्पेसक्राफ्ट से मिले डेटा से ये कंफर्म हो गया कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में एक अनोखा कोल्ड स्पॉट है। अगर मुझे स्पेस का कोई खाली रीजन मिलता है तो वो कोल्ड टेम्परेचर रीजन ही होगा। इस कोल्ड स्पॉट के बारे में मैं यही कह सकती हूँ कि आसमान का वो हिस्सा बिल्कुल खाली है और ब्रह्मांड का अनोखा रवैया तभी नजर आता है जब इसके अलावा कोई और फोर्स भी काम कर रही हो। लॉरा मानती है कि कोल्ड स्पॉट वो सबूत है जो कि साबित करता है कि हमारे ब्रह्मांड के बेहद करीब एक दूसरा ब्रह्मांड भी है और उसका विशाल मास हमारे ब्रह्मांड के छोर से मैटर को खींच रहा है। अगर मेरे साथ वाले कमरे में कोई भारी चीज रखी हो या हमारे पड़ोसी ब्रह्मांड को ही लीजिए, तो हम उसके ग्रेविटेशनल पुल को तो महसूस कर सकते हैं पर शायद उसे देख नहीं सकते। मगर एक और ब्रह्मांड की बात ही इतनी अनोखी है कि इस थियरी को सिर्फ एक कोल्ड स्पॉट से साबित नहीं किया जा सकता। लॉरा को इसके लिए और सबूत चाहिए। इन्हें मदद भी मिल गई। दो साइंटिस्ट मिलकर अब हमारे ब्रह्मांड की शेप और साइज के साथ साथ हमारे पड़ोसी ब्रह्मांड का पता लगाने में जुट गए हैं। हमारा ब्रह्मांड इनफाइनाइट है या इसका कोई छोर भी है, या फिर हमारा ब्रह्मांड भी एक अनोखे और अनजान लैंडस्केप में फैले ब्रह्मांडों के एक कॉस्मिक परिवार का एक सदस्य भर है। कुछ साल पहले तक कोई ये सवाल उठाने की बात सोच भी नहीं सकता था, मगर अब हमें इसका जवाब मिलने वाला है। साशा कैशलिंस्की तो मान चुके हैं कि हमारे ब्रह्मांड के छोर पर एक रहस्यमय अट्रैक्टर है जो डार्क फ्लो की मदद से गैलेक्सीज को अपनी ओर खींच रहा है। उनकी ये बात आज भी कंट्रोवर्शियल है और स्केप्टिक्स को कन्विंस करने के लिए उन्हें और डेटा चाहिए। हमें उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में हम गैलेक्सी के करीब 2000 समूहों की लिस्ट बना लेंगे और फिर उसकी मदद से हम उस फ्लो को ज्यादा बड़े पैमाने पर मेजर कर सकेंगे। अब साशा को एक दमदार साथी भी मिल गया है। यहाँ से करीब 1500 किलोमीटर दूर टोरंटो में लॉरा मेर्सिनी ह्यूटन ब्रह्मांड के छोर पर अपने ही कैलकुलेशंस को रिफाइन कर रही थी। तभी उनकी माँ का फोन आया। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुमने न्यूज़ पर डार्क फ्लो या ऐसी ही किसी चीज के बारे में देखा है, उसमें नासा का एक शख्स था। मैंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं देखा। फिर मैंने अपना कंप्यूटर खोला, तब मुझे पता लगा कि नासा के साशा कैशलिंस्की की टीम ने दावा किया है कि उन्होंने डार्क फ्लो को देखा है, ब्रह्मांड के स्ट्रक्चर को देखा है। ये तो बिल्कुल वैसी ही बात थी जो हमने करीब 2 साल पहले कही थी।
सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो उन गैलेक्सीज के बढ़ाने के जैसी स्पीड की बात कर रहे थे। वो जिस डायरेक्शन में बढ़ रही थी वो बिल्कुल वही थी जो हमने कही थी, और एस्ट्रोनॉमिकली वो हमारे प्रेडिक्शन से मिलती थी। अब लॉरा और साशा दोनों ये अंदाजा लगा रहे हैं कि हमारे ब्रह्मांड के बाहर वो एग्जॉटिक लैंडस्केप किस तरह से बिहेव करता है। मैं ये मान रही हूँ कि ये बोर्ड वो लैंडस्केप है और इसमें एनर्जी साइट्स भी हैं जहाँ ब्रह्मांड के वेव पैकेट्स आखिर में सेटल हो जाएंगे। अब मुझे इन वेव पैकेट्स को उस लैंडस्केप पर भेजना है ताकि ये इस बोर्ड को पॉपुलेट कर सके। मान लीजिए कि ये मार्बल एक एनर्जी की पल्स है जिससे हमारा बिग बैंग हुआ। जल्द ही यहाँ एनर्जी की एक और पल्स आ जाती है। वो एक अलग गड्ढे में गिरती है जिससे एक और ब्रह्मांड पैदा होता है। हम उस ब्रह्मांड में नहीं जा सकते। उसके डायमेंशंस का अरेंजमेंट हमारे ब्रह्मांड से बिल्कुल अलग है, मगर उसकी मौजूदगी का पता लगाने का एक तरीका है। अगर ये दोनों ब्रह्मांड एक दूसरे के करीब आ जाएं, तो उनका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन मास वाली किसी भी चीज को उनके किनारे की ओर खींचेगा। इसी वजह से हमें कोल्ड स्पॉट दिखते हैं और इसी वजह से गैलेक्सीज का वो डार्क फ्लो भी है जिससे वो ब्रह्मांड में एक ओर खींच रही है। वो दूसरा ब्रह्मांड उन्हें हमारे ब्रह्मांड से खींच रहा है। आज से 3 या 4 साल पहले तक हम मल्टीवर्स के बारे में कुछ नहीं जानते थे, मगर पिछले कुछ सालों में हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से हमें मल्टीवर्स के वजूद के साइन ढूंढने में मदद मिल रही है। मगर कॉस्मोलॉजी की दुनिया में इन वैज्ञानिकों के कंट्रोवर्शियल काम पर किसी का खास ध्यान नहीं है। अगर इनमें से एक भी सही साबित हुआ तो उसके नतीजे चौंकाने वाले होंगे। हमें अपने ब्रह्मांड की शेप या साइज के बारे में इतनी फिक्र करने की जरूरत ही क्या है? हमारे लिए तो इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा यही है कि हमारा ब्रह्मांड बना कैसे, ये ऐसा क्यों है, और हम अपने आसपास जो भी देख रहे हैं वो क्यों देख रहे हैं। अगर हम इन्फिनिट स्टोरी या फाइनाइट स्टोरी को देखें तो हमें इन सवालों के बिल्कुल अलग अलग जवाब मिलेंगे। हम ये कह सकते हैं कि ये देखो, ये है हमारा ब्रह्मांड, ये है इसकी शेप और हम इसमें ही रहते हैं। और उसके बाद फिजिक्स में एक रेवोल्यूशन हो जाएगा। हम कम से कम अपनी कल्पना के सहारे ब्रह्मांड के बाहर तो जा सकते हैं, और इसी वजह से तो हम इंसान खास भी हैं। अक्सर अपने ब्रह्मांड के बारे में हमारी सोच और उसमें हमारी जगह को लेकर एक नया रेवोल्यूशन आता है। पहले तो हम यही मानते थे कि पृथ्वी ही हर क्रिएशन के सेंटर में थी, मगर पिछली 1 सदी से हम ये मानने लगे हैं कि हम उस ब्रह्मांड की एक दूर दराज की गैलेक्सी के एक बड़े ही ऑर्डिनरी रीजन में रहते हैं। जो ब्रह्मांड हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा विशाल है। अब शायद हमारी सोच में एक नए बदलाव का वक्त आ गया है। हमारे ब्रह्मांड को कभी इन्फिनिटी माना जाता था, मगर हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें ये पता लगे कि ये तो एक बहुत बड़े मल्टीवर्स का एक मामूली सा सदस्य है। उस मल्टीवर्स का जिसमें हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा ब्रह्मांड है।